नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। मैं व्हाट्सएप ज़्यादा दिखता नहीं हूँ, मैंने बार बार बोला हूँ, मेरे जो भी कमेंट्स हैं मुझे चैनल पे कीजिए। मैं चैनल के कमेंट्स बराबर मैं रीड करता हूँ। जिसका जो भी प्रॉब्लम है, छोटा कमेंट्स है तो मैं उनको तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। अगर उसके अंदर कोई भी है सुझाव तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप जितना हो सके चैनल पे कमेंट्स करें। मैं तो कहता हूँ 100% चैनल पे कमेंट्स करें, तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा और मेरे दर्शकों के लिए बेहतर रहेगा कि जो भी चीज़ें मैं बताऊं वो एक बार में लोगों तक पहुंच जाए। जागो इंडिया जागर चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस सारे के विषय में जो भी जागरूकता है, जो भी नियम से, ये जन जन तक पहुंचाना है। जिस इस सारे से 97 से लोग परेशान हैं, उनको इस सारे के विषय में समझ नहीं है, तो हमारा चैनल उनको मार्गदर्शन कर रहा है, उनको बताएगा कि उसको क्या करना है। लेकिन दोस्तों, उसमें भी एक कैटेगरी आती है जिन्होंने झोपड़ी एनेक्शर के बाद या सर्वे के बाद खरीदी है। उसका कोई उपाय हमारे पास नहीं है, ना नियम है, क्योंकि सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कोई जीआर पास नहीं किया है। और यदि सरकार ने जीआर पास किया तो सबसे पहले हमारा चैनल आपको अवगत कराएगा, बताएगा कि भाई ये चीज़ कानून आ गया है, आप अपना अपना ट्रांसफ़र करवाइए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई जीआर नहीं आया है, कोई गवर्नमेंट का जीओ, गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी नहीं है। तो उस विषय में मैं कोई भी राय, कमेंट्स नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आज का विषय यही है कि झोपड़पट्टी में रूम खरीदने के पहले क्या डॉक्यूमेंट देखना चाहिए और क्या पता करना चाहिए, जिससे आपके पैसे व्यर्थ ना जाए, कल आपको पछताना ना पड़े, कल आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े और ना ही आपको भागदौड़ी करना पड़े, लोगों एजेंट के पास जाना पड़े। इस चीज़ के बारे में हम जन जागरूकता की बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको झोपड़पट्टी में घर खरीदना है, झोपड़पट्टी में खरीदना है, तो सबसे पहले पता करें कि भैया जिस एरिया में आप खरीदना चाहते हैं उस एरिया में एसआरए के अंदर में सर्वे हुआ है क्या। अगर सर्वे हुआ है, एनेक्शर बना है, सर्वे भी अगर हो गया, बायोमेट्रिक भी हो गया, तो भी आप वहाँ पे घर मत खरीदिए। मैं अभी भी समझा रहा हूँ कि अभी तक उसका जीआर नहीं आया ट्रांसफ़र करने का। उसमें प्रॉब्लम्स ये होगा कि भाई आपके जो भी पहली झोपड़ी धारक का नाम रहेगा वो नाम आप बदली नहीं कर सकते जब तक कि सरकार का कोई आदेश नहीं आता है। तो इस विषय में आप ध्यान दीजिएगा। और जिस क्षेत्र में आप झोपड़ी खरीद रहे हैं वहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ है, ना कोई एसआरए हुआ है, तो सबसे पहले आप जिस व्यक्ति से खरीदे उसका इलेक्शन में नाम कब से है, उनका लाइट बिल कब से है, वो पता करिए। यदि उनके लाइट बिल्स और उनके इलेक्शन में 2001 के पहले के हैं, 1/1/2000 के पहले के हैं, तो आप झोपड़ी खरीद सकते हैं। अगर वहाँ पे सर्वे और इलेक्शन नहीं हुआ है तो। नहीं तो आप मुझे ये मत कहिएगा कि सर मैंने डॉक्यूमेंट देख के खरीद लिया। नहीं, पहले सर्वे का पता लगाइए, एनेक्शन 2 का पता लगाइए। ये अगर हो गया है तो आप घर मत खरीदिए, नहीं तो आपका नाम नहीं आएगा एनेक्शन 2 में। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई है, अभी तक वहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ है, कोई एनेक्शन 2 नहीं बना है, तो वहाँ पे आप घर खरीदने के लिए जब जाएंगे तो आपके लिए वो क्राइटेरिया दी गई है कि आप डेटा लाइन देखिए, 1/1/2000 के पहले के डॉक्यूमेंट है तो आप घर खरीदिए। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक आपका लाइट बिल देखिए 2001 के पहले की, एक उनका वोटिंग कार्ड देखिए 2001 पहले का। अगर वहाँ सर्वे पावती है, अगर वहाँ पे अथॉरिटी ने 2000 में सर्वे किया है, झोपड़पट्टी गणना की पावती है, तो एज वेल एज गुड। तब आप वो घर खरीदेंगे तो जब भी सर्वे होगा और एनेक्शन 2 बनेगा तो आपका नाम आएगा और उस पर आपका 40,000 रुपये का ट्रांसफ़र चार्ज लगेगा। तो ये चीज़ मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ
कि आप दूसरों के बहकावे में मत पड़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया हो जाएगा, हम करा के देंगे। सर नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि रूल ही नहीं है। अब जो अधिकारी, मैं ये भी कहता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा हूँ जहाँ पे 2-2 3-3 लोगों ने खरीदा है, फिर भी ट्रांसफ़र किया है डिपार्टमेंट ने, लेकिन कल अगर उसका राज खुला तो उड़ जाएगा, क्योंकि आज आरटीआई का ज़माना है। कोई भी आरटीआई में पेपर निकालेंगे, करेंगे, तब आप पछताएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अब दूसरी चीज़, इस सारे में घर खरीदने की विषय में दोस्तों बहुत लोगों का कंप्लेंट्स आता है, कमेंट्स आता है, बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि भाई हम एसआरए में फ्लैट खरीदना चाहते हैं, क्या करें। और हमारे वहाँ पे जो डेवलपर्स है और जो लोग हैं डेवलपर्स के, और सोसाइटी ये कहती है कि भैया आप खरीद लीजिए, हम ट्रांसफ़र करा के देंगे। दोस्तों आप कभी भी किसी की बात में विश्वास करके अपनी पूंजी को बर्बाद मत कीजिए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपका रिलेशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ आपकी जमा पूंजी को डुबाने का प्रयत्न है, वहाँ पे 10 बार सोचिए कि आप अगर फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एसआरए में जाइए, सहायक निबंधक कार्यालय में, जो एरिया में आप घर खरीद रहे हैं उस एरिया का अधिकारी कौन है पूछिए, उनसे बात करिए कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे वहाँ घर खरीदना है, सामने वाला बेचने को तैयार है, क्या मैं घर खरीद सकता हूँ या नहीं, कंफर्म कीजिए कि मैं अभी समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत सारे जगह पे ऐसे हो रहे हैं कि भैया ओरिजिनल मालिक ने, जो ओरिजिनल झोपड़ी धारक है, उन्होंने घर बेच दिए। अब घर में रह रहा है फर्स्ट पार्टी की जगह सेकंड पार्टी रह रहा है, ओरिजिनल के बाद सेकंड पार्टी रह रहा है। अब सेकंड पार्टी घर बेच रहा है, अब एजेंट क्या कहता है, भाई ले लीजिए ट्रांसफ़र, सोसाइटी से बात करो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर कभी नहीं होगा, वो नाम कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि एनेक्शल 2 की सर्टिफाई कॉपी निकालिए, क्योंकि जब भी आप घर खरीदी बिक्री करेंगे उसमें आपको सर्टिफाई एनेक्शल 2 की कॉपी लगेगी, ये बात को ध्यान रखिए आप। और सेकेंड पार्टी भी दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो मैं किस्सा सुनाता हूँ। अभी क्या है, हमारे कुछ दर्शक है, एक दर्शक ने हमें कहा था कि सर आप अपनी बड़ी लाल करते हैं। सर मैं लाल नहीं करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे साथ घटित हुआ है या मैंने जिन लोगों के लिए किया, ये चीज़ मैं बताता हूँ। बाकी मेरा उद्देश्य कुछ नहीं कि मेरी लाल बताऊँ, मुझे जोत भी नहीं है। मुझे जो जानता है उसको पता है मैंने क्या किया, या जिसके लिए किया उसे पता है मैंने क्या किया, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरा अनुभव शायद आपको काम आया। तो दोस्तों बात पनवेल की है। हमारे एक मित्र थे, पनवेल ने एक फ्लैट खरीदी, उनको एक फ्लैट खरीदना था, उन्होंने टोकन मनी वगैरह सब दे दिया। अब उनकी एडवोकेट ने कहा कि भाई आप इस दिन पे आ जाइए और आपका रजिस्ट्रेशन हम करा देते हैं और आपका नाम ट्रांसफ़र करवा देते हैं। अब वो मेरे मित्र थे, अब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई ये मैंने घर खरीदा और टोकन मनी भी मैंने दे दिया, और टोकन मनी कुछ ज़्यादा ही दिए थे उन्होंने। तो मैंने कहा कि भाई पेपर बताइए, मैंने पेपर देखा, मैं बोला सर आपका नाम तो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। बोले क्या बात करें, बोला 100% नहीं होगा ट्रांसफ़र। बोले नहीं, वकील ने तो बोला मैं ट्रांसफ़र हम करवा देंगे। बोला चलिए मैं वकील के पास चलता हूँ। हम लोग पनवेल गए। पनवेल जाने के बाद वकील, मैं बैठा रहा, वकील से बात, वकील बोला कल आ जाइए, 80,000 रुपये ट्रांसफ़र का लगेगा, हो जाएगा, ऐसा ऐसा बातचीत हुई। मैंने पूछा, लेडीज़ थी वकील, मतलब मैडम एक बात बताइए ट्रांसफ़र कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पार्टी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। उनका घरेलू ट्रांसफ़र का था, ये भी बताता था, खरीदी बिक्री भी नहीं था, घरेलू ट्रांसफ़र था।
तो बोला यहाँ पे तो फर्स्ट पार्टी जो एक्सपायर हो चुकी है, अब उनके वारिस जो भी लीगल हायर्स है उनका नाम तो ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। तो ये अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो इनका नाम कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये मुझे बताइए। यहाँ तो पहले इनके लीगल हायर्स का नाम चढ़ाना पड़ेगा ना मैडम। तब वो मैडम सकपकाई, अरे हाँ ये तो पहले उनका नाम चढ़ाना पड़ेगा। मैं बोला अगर इनका नाम आप नहीं चढ़ाएंगी तो थर्ड पार्टी को नाम ही नहीं चढ़ेगा। तब उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप बाद में, पहले इनका नाम चढ़ाने के बाद ही हम आपका ये काम करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें होती है, छोटी सी बातों में आप फंस जाते हैं, बाद में ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। ये जो चीज़ें, ये जो ज्ञान ये जागो इंडिया जागो दे रहा है ना, ये आप किसी वकील को जाके पूछिए, वो भी बोलेगा भैया सही बोल रहे हैं, कानून है वो। कभी नहीं होगा। आपको बिल्डर बोले, सोसाइटी बोले या कोई एजेंट बोले, मत विश्वास कीजिए। आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं, उस अधिकारी से जाके पूछिए। अब बताइए, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी दूसरे को दे दिया, अब वहाँ दूसरे का नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और दूसरे ने तीसरे को बेचा, तो क्या आप बताइए कैसे नाम ट्रांसफ़र होगा? वो नाम ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा जब तक कि मैं वहाँ पे नहीं आऊँ और मैं पहले वाले का नाम ट्रांसफ़र नहीं करूँ। जब दूसरे पहले वाले का नाम ट्रांसफ़र होगा तब दूसरे वाले का नाम ट्रांसफ़र होगा। ये रूल है, ये सोसाइटी के रूल्स है, इसको समझिए, कानूनी पेच है ये। अभी आज ही मेरे पास सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था, आज नहीं सॉरी कल शनिवार को फ़ोन आया था कि सर ऐसी सी बात है, मैं फ्लैट ख़रीदना चाहता हूँ। तो बिल्डर ने कहा कि भैया आप ख़रीद लो, हम करवा के दे देंगे। बोला सर आपका नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपका नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। सबसे पहले तो आप एसआरए में जाइए, वहाँ के अधिकारी को मिलिए, उनको बोलिए सर मुझे ये घर खरीदना है, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, आप एसआरए की पूर्व मंजूरी लीजिए। पूर्व मंजूरी लेने के बाद ही कोई काम करना, अदरवाइज बिल्डर के चक्कर में नहीं आना। बोले सर उन्होंने एक जन का ऐसे ही करवा के बिकवाया है। बोला तो उनका नाम ट्रांसफ़र हुआ? बोले नहीं। मतलब फिर होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। बोला यार छोटी सी लॉजिक है। बोला आप जिससे खरीद रहे हैं क्या घर उनके नाम पे? बोले नहीं सर वो तो पहले वाले बेच के चले गए। मतलब तो आपका नाम ट्रांसफ़र कौन कराएगा? जब शेयर सर्टिफिकेट में नाम पहले वाले का है, ओरिजिनल का है, तो पहला वाला नाम कैसे ट्रांसफ़र कराएगा? तो दोस्तों इस छोटी सी लॉजिक होती है, उसको समझिए। मूर्ख मत बनिए, मूर्ख मत बनिए। ये झोपड़ी खरीदी बिक्री और एसआरए के फ्लैट खरीदी बिक्री में मूर्ख मत बनिए। अच्छा मुझे बताइए एसआरए ने क्यों बोला कि भैया मुझसे पूछे बगैर आप ट्रांसफ़र नहीं करना? पूर्व मंजूरी लिए बगैर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। कारण क्या? क्योंकि उसमें क्राइटेरिया रखा गया है। ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, निम्न आय वाले को और मध्य आय वाले को, जिनका इनकम कम है। उसके बावजूद देखा जाएगा कि भाई ये व्यक्ति महाराष्ट्र का निवासी है या नहीं है, क्योंकि जो भी फ्लैट्स वगैरह खरीदी बिक्री होते हो किसी कंपनी के, किसी एसोसिएट्स को, इनको नहीं मिलता है। वहाँ 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि भैया मेरी इनकम ये है। अब आ रहा है आपको समझ में मैं जो बता रहा हूँ? सर्कुलर 145 पढ़ लीजिए आप जाके एसआरए में, नहीं तो नेट से डाउन कर लीजिए। नहीं मिलता है तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन उसको पढ़िए पहले क्या लिखा है उसके अंदर। सर तकलीफ में आ जाएंगे आप, मत खरीदिए। आपकी जमा पूंजी डूब जाएगी, ज़िंदगी भर घर में रहेंगे, वहाँ से इंक्वायरी आएगी, आपको खाली कराया जाएगा। भले चलिए 10 साल के बाद है, 10 साल के बाद डिपार्ट बोले भैया मेरा लेना ख़त्म, मैं क्यों कार्रवाई करूं? लेकिन सोसाइटी में आपको इनक्रोचर नाम दिया जाएगा। इनक्रोचर क्या? इनक्रोचर। हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका फ़ोन आया था कि सर ऐसी सी बात है, मेरा घर अपात्र है, बिल्डर ने तो मुझे घर अलॉट कर दिया गया, तो मुझे घर पात्र। मतलब सर आपको अलॉटमेंट भी हो गया और आप घर पात्र करवा रहे, तो आपकी सोसाइटी में तो आपका नाम एंट्री नहीं किया होगा। नहीं, सोसाइटी वाले तो आज भी बोलते हैं हम लोग इनक्रोचर है। बोले यस, ये चीज़ होती है कि आपने कब्जा किया है, आपका नाम नहीं, आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, तो आपकी भी वही हालत होगी। सर ध्यान रखिए, भले आप सोसाइटी में रहेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सोसाइटी चाहे तो आपके ऊपर एक्शन भी ले सकती। चलिए एक्शन नहीं भी लिया,
तो परिणाम क्या होगा आपको पता है? जब वो बिल्डिंग आज नहीं तो कल रीडेवलपमेंट में जाएगी ना, तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप सोसाइटी के मेंबर है ही नहीं, तो आपको वहाँ पे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज़ को समझिए आप। भाई आप अपने तेज में तो खरीद लेते, भाई मैंने खरीद लिया, मैंने खरीद लिया, मैंने खरीद लिया, लेकिन कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मत खरीदिए। हम इतने बड़े धन्ना सेठ नहीं हैं कि 20, 25, 50 लाख यूं ही व्यर्थ जाने दें। तो इसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए, वकीलों के पास जाओगे, मैं वकीलों की बुराई नहीं करूँगा, मैं, उनका पैसा है। आप उनके पास जाएंगे, बोले भैया एफिडेविट बना के दे दो, सेल बिक्री सेल डीड बना के दे दो, बना के दे देंगे। उनको क्या करना है? वो आपको कभी एडवाइस नहीं देंगे कि भैया ये गलत है, मत करो। 100 में से 2 एडवोकेट ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे भाई ये ले रहे हो लेकिन गलत है, ये आपका होगा नहीं। कि 98 आपको नहीं बताएंगे दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि उनका पैसा है। मैं उनकी बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये स्वाभाविक सी बात है। शायद मैं भी एडवोकेट होता तो मैं भी नहीं बताता, मैं भी अगर एडवोकेट होता तो मैं भी नहीं बताता, लेकिन हकीकत बात यही है। तो इसीलिए ये जागो इंडिया जागो एक ऐसा मंच है जो आपको इस चीज़ के बारे में समझा रहा है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी काम मत करिए। आपको घर खरीदना है एसआरए में, पहले पता कीजिए कि उसकी वैलिडिटी कब उसको अलॉटमेंट हुआ है, अलॉटमेंट के में नाम किसका है और बेच कौन रहा है। अगर समझो अलॉटमेंट मुझे हुआ है और बेच मेरा बेटा रहा है, तो उससे बोलिए भैया शेयर सर्टिफिकेट बताइए। शेयर सर्टिफिकेट में बेटे का नाम आएगा क्योंकि भैया मेरा वारिस है, मेरा वारिस है, तो उसको बेचने का अधिकार है। अब शेयर सर्टिफिकेट में जितने लोग रहेंगे तो सबका अधिकार होगा, सबकी सिग्नेचर्स लगेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन यदि शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम है और बेच रहा थर्ड पर्सन, तो समझ जाइए कि भैया इन्होंने मेरे से खरीद लिया है लेकिन नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो मेरा भी आपका भी नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैं बार बार वही चीज़ समझा रहा हूँ, रिपीट कर कर के समझा रहा हूँ, समझ जाइए। अभी भी आप नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ। ए, बी और सी। ए कौन है? ओरिजिनल झोपड़ी धारक है। बी कौन है? जिसने ए से घर खरीदा है। सी कौन है? आप है। अब ए ने बी को घर बेच दिया, लेकिन बी का नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, ना शेयर सर्टिफिकेट पे हुआ है ना एसआरए की रिकॉर्ड में हुआ। अब बी क्या कर रहा है? आपको अपनी टोपी आपके सर डाल रहा है, ये अपनी टोपी आपके सर डाल रहा है कि भाई ले लो, सस्ते में ले लो ले लो। अब यदि आपने खरीद लिया तो आपका नाम कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, ध्यान रखिए। बी है वो 5 साल के बाद ए से कांटेक्ट करके अपना नाम ट्रांसफ़र करा सकता है, सोसाइटी की मंजूरी लेके, डिपार्टमेंट की मंजूरी लेके। आप नहीं करा सकते क्योंकि आपको ए ने नहीं बेचा, उस पर अधिकार अभी तक ए का है। आओ वहाँ पे कोई भी सेल एग्रीमेंट हो, रजिस्टर्ड हो, डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। आप कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट वही बोलेगा कि भैया आप कौन है, पहले वाली पार्टी का नाम अभी तक है तो वो मालिक है, आपने किससे खरीदा है। बोले आप बोलेंगे भाई सर ये दूसरे से खरीदा, उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं, वो तो रूल के खिलाफ है ना, वो तो रूल के खिलाफ है। जब उनका नाम अगर ट्रांसफ़र हो गया होता तो आपको खरीदना चाहिए था, तो उन्होंने नाम ट्रांसफ़र नहीं किया, मतलब वो अभी तक लीगल मेंबर नहीं बने हैं। तो इस चीज़ को दोस्तों समझना पड़ेगा। अब मैंने आपको 3 बार एक ही चीज़ को 3 मीनिंग में समझा दिया है, वो चीज़ समझिए। झोपड़ी खरीदते समय क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है और क्या पता करना है। पहली बात तो वहाँ सर्वे हुआ है या नहीं, एनेक्शर बना है या नहीं। अगर सर्वे भी हो गया है तो भी दोस्तों मत लीजिए, क्योंकि सर्वे में पहली वाली झोपड़ी धारक का नाम गया होगा और एनेक्शर 2 उसी के नाम पे बन के आएगा, आप पछताएंगे। उसका अभी तक कोई भी प्रयोजन महाराष्ट्र सरकार ने निकाला ही नहीं है। हाँ, जहाँ पे सर्वे भी नहीं हुआ है, एनेक्शर भी नहीं हुआ है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट खाली 2 या 3 लाइट बिल, एक 2000 के पहले की, उसके बाद आपका इलेक्शन, उनका इलेक्शन का आईडी, इलेक्शन का रोल 2000 के पहले,
और सर्वे पावती है तो वो। अब दूसरी कैटेगरी आप सशुल्क में जाना चाहते हैं तो एक 2000 के बाद के डॉक्यूमेंट 2011 के पहले तक के रहेंगे तो। लेकिन उसमें आपकी जब भी पात्रता होगी सशुल्क होगी, लेकिन क्राइटेरिया वही रहेगी कि वहाँ पे एनेक्शल टू सर्वे नहीं हुआ होना चाहिए, पहले ध्यान रखिए। वो अगर हुआ रहेगा तो वो भी नहीं मिलेगी आपको। तो इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों, थोड़ा सा सावधानी बरतिए, आपका जो भी पैसा है उसको बचाइए। हम आपके भलाई की बात कर रहे हैं। जो ज्ञान कोई नहीं देता उस ज्ञान को हम यहाँ बांट रहे हैं इस जागो इंडिया जागो के मंच से। तो दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। वीडियोस के माध्यम से कोई आपको आपत्ति या कुछ प्रॉब्लम से वो भी कमेंट कीजिए, हम जवाब देंगे। लेकिन गलती मत कीजिए, क्योंकि आज जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे ना सर, ये आपकी मेहनत की खून पसीने की कमाई होगी, वो व्यर्थ चलेगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि हम बहुत धन्ना सेठ नहीं है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं। इसलिए सोच समझ के कानूनी तरीके से ही काम करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।